इसी के साथ में अपन पढ़ रहे थे वर्त, जो एक भाग तो आपको मैंने पढ़ा लिया था और यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना दूसरा भाग पढ़ेंगे, लेकिन जो पहले अपन ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर देते तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी, ठीक है, और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वर्त कि वर्त क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया था ये केंद्र होता है, ये परिधि होती है और ये घिरा हुआ क्षेत्र ही वृत्त है। एक मध्य बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र, मध्य बिंदु से स्थित समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त कहलाता है, जो आपको पहले से बता दिया था मैंने, ठीक है। अब परिधि क्या होती है? मध्य बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ को तो अपन परिधि कहते हैं। जो मध्य बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ होता है उसको तो अपन परिधि कहते हैं, और बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको अपन वर्त कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही परिभाषा में दोनों परिभाषा जुड़ी हुई है। जो मध्य बिंदु से समदूरस्थ स्थित बिंदु पथ है उसको तो अपन बोलेंगे परिधि, और बिंदु पथ से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको अपन बोलेंगे वर्त, और जो परिधि से समदूरस्थ मध्य बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अब आगे देखिए अपन ने और भी पढ़ लिया था, केंद्र भी पढ़ लिया था, ठीक है, परिधि भी पढ़ ली थी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था त्रिज्या, जिसको अपन स्मॉल आर से दर्शाते हैं त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं ये भी अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और देख लो। केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को, वर्त के केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वर्त के केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर में अपन दर्शाते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था व्यास। व्यास ये वर्त है, ये केंद्र है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये रेखाखंड जाती है, लेकिन ये केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसको अपन बोलते हैं व्यास बोलते हैं। वर्त के परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो रेखाखंड जाती है, और वो भी कहाँ से गुजरती है? केंद्र से होकर अगर गुजरती है तो उसको अपन व्यास बोलते हैं। अब देखिए पहले अपन ने पढ़ा था त्रिज्या। त्रिज्या देखिए केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को त्रिज्या अपन बोलते हैं। ये केंद्र है, ये परिधि, इसके मध्य की दूरी को त्रिज्या। ये केंद्र, इस परिधि के मध्य की दूरी को त्रिज्या। अब देखिए लेकिन व्यास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आर और आर दोनों है, 2r है। व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना है, त्रिज्या r अपन मानते हैं, जबकि व्यास 2r होता है, यानी व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसका अपन संबंध बता सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर अपन को त्रिज्या दी हुई है तो व्यास ज्ञात कर सकते हैं, व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। वापस एक बार ध्यान दीजिए, व्यास 2r अपन ने लिखा था, त्रिज्या r, क्योंकि व्यास दो त्रिज्याओं से मिलकर एक व्यास बनता है, लेकिन वो दोनों आप देखिए व्यास, ठीक है। नेक्स्ट था आपने जीवा। ये वर्त है, ये केंद्र। देखिए विशेषता दोनों की सेम है। व्यास में क्या होता है कि वर्त की परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो रेखा जाती है और केंद्र से होकर गुजरती है उसे तो अपन बोलते हैं व्यास। इसमें भी परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो जाती है रेखा, लेकिन जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है उसको अपन बोलेंगे जीवा, उसको बोलते हैं जीवा। वापस एक बार ध्यान दीजिए, व्यास और जीवा में अंतर क्या है? व्यास में तो ऐसी रेखाखंड जो वर्त की परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और केंद्र से होकर गुजरती है उसको तो बोलते हैं अपन व्यास। जबकि जीवा क्या होती है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो जाती है, तो इसकी समानता है दोनों की, लेकिन जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती उसको बोलते हैं अपन जीवा। अब थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा,
व्यास और जीवा में अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये तो है जीवा, ये है व्यास। अब देखिए विशेषता इनकी क्या होनी, जीवा की विशेषता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने से, परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो रेखा जाती है उसको अपन बोलते हैं जीवा। और इसमें भी व्यास में भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो रेखा जाती है उसको अपन बोलते हैं व्यास, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, केंद्र से होकर गुजरती है। तो अब ध्यान अपन को यहाँ पे ये रखना है कि व्यास को अपन, व्यास एक जीवा है, व्यास एक जीवा है, क्योंकि ये जीवा की विशेषता यहाँ पे है इसकी, देखिए जीवा की जो भी विशेषता है वो ये प्रकट करती है। देखिए जीवा की ये विशेषता है कि परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो रेखा खंड जाती है उसको अपन जीवा बोलते हैं। ये भी परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, जीवा। यानी व्यास एक जीवा है, व्यास एक जीवा है, लेकिन जो जीवा है वो व्यास नहीं हो सकती। व्यास एक जीवा है लेकिन जीवा व्यास नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए अपन ये भी कह सकते हैं वरत की सबसे बड़ी जीवा, वरत की सबसे वरत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वरत की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, क्योंकि व्यास एक जीवा है लेकिन जीवा व्यास नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यास क्या होता है और जीवा क्या होता है। व्यास में तो परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो रेखा जाती है और केंद्र से होकर गुजरती है उसको तो व्यास बोलते हैं, और जीवा में परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो रेखा जाती है लेकिन जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती उसको हम बोलते हैं जीवा। अब नेक्स्ट आता है अपने अर्धवर्त। स्टेप बाय स्टेप पूरे वर्त का परिचय अपन पढ़ेंगे, वर्त का पूरा परिचय पढ़ेंगे। अगर आपको ये पहले प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले नहीं बताते तो ये प्रश्नावली बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये समझा दिया जाता है कि उसका परिचय क्या है, उसकी जानकारी अपन को, अगर वर्त की जानकारी अपन को नहीं है तो अपन डायरेक्ट प्रश्नावली हल नहीं कर सकते, ठीक है, और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले व्रत की परिचय, व्रत का परिचय अपन को जानना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ तक अपने क्लियर हो गया है। केंद्र, पहले सबसे पहले तो व्रत की परिभाषा, फिर केंद्र, परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, यहाँ तक अपना काम क्लियर है। अब इसके आगे देखिए ये व्रत है, केंद्र, केंद्र से होकर गुजरती है व्यास। अब अगर व्यास के द्वारा यहां से अपन काट देते हैं वृत्त को तो ये कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, देखिए कैसे ये कटेगा, केंद्र आधा यहाँ पर, आधा यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब देखिए अगर वृत्त को व्यास के द्वारा काटा जाता है, अगर वृत्त को व्यास के द्वारा काटा जाता है तो दो अर्धवृत्त बनते हैं। क्या बनते हैं, अर्धवृत्त। अगर वृत्त को व्यास के द्वारा काटा जाता है तो दो अर्धवृत्त बनते हैं। यानी अर्धवृत्त का निर्माण कैसे होता है, व्यास के द्वारा काटने पर। अर्धवृत्त का निर्माण कैसे होता है, व्यास के द्वारा एक वृत्त को काटा जाता है, दो अर्धवृत्त बनते हैं। ये क्या कहलाता है, व्यास के द्वारा काटा हुआ भाग अर्धवृत्त। व्यास के द्वारा काटा हुआ भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। वापस एक बार ध्यान दीजिए, ये वृत्त है, वृत्त के ये व्यास है, और व्यास से अपन अगर इस वृत्त को अलग कर देते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है, व्यास से अपन काट लेते हैं तो ये दो समान भाग बढ़ जाएंगे, यानी ये अर्धवृत्त में परिवर्तित हो जाएंगे। एक ये अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त है, ठीक है, दो अर्धवृत्त बन जाएंगे। तो अर्धवृत्त की क्या परिभाषा है, एक वृत्त को अगर व्यास के द्वारा काटा जाता है या फिर अलग किया जाता है तो वो अर्धवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर होता है, एक होता है वर्तखंड। ये समझना आवश्यक है, एक बार मैं आपको व्यवस्थित रूप से समझा देता हूँ। एक तो होता है वर्तखंड,
आराम से समझना है अपन को, संपूर्ण समझ में आ जाएगा। एक होता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, अब आपको पता ही है त्रिज्या खंड तो आपको कंफर्म रूप से पता है कि ये कैसे बनता है, ठीक है। वर्तखंड, सबसे पहले अपन वर्तखंड की बात करते हैं। ये वर्त है, ये केंद्र है, ठीक है। अपन ने अर्धवर्त की तो बात कर ली है, लेकिन और भी आपको ये लिख देते हैं यहाँ पर अर्धवर्त। अब देखिए वर्तखंड में इस पे आपको एक ध्यान रखना है, जीवा। एक वर्त को किसी जीवा के द्वारा अगर उसको अलग कर दिया जाता है, एक वर्त को किसी जीवा के द्वारा अगर अपन अलग करते हैं तो दो भागों में बंट जाता है, जिसको अपन बोलते हैं वर्तखंड। लेकिन एक ध्यान रखना, जो बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड, और जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। वर्तखंड कैसे बनते हैं? किसी वर्त को अगर जीवा के माध्यम से उसको अलग कर दिया जाए या फिर जीवा से उसको काट दिया जाए तो दो बराबर भागों में, दो भागों में बढ़ जाते हैं। जो बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड, और जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तखंड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, वर्तखंड की बात है तो आपको जीवा याद रहना चाहिए, ठीक है। यानी जीवा के माध्यम से अपन अगर इसको अलग कर देते हैं तो इसमें बड़ा भाग आ जाएगा दीर्घवृत्तखंड में, छोटा भाग आ जाएगा लघु वृत्तखंड में। यानी वर्तखंड में अपन क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं, वो भी किससे? जीवा के माध्यम से अगर अपन उसको पृथक करते हैं तो। फिर इसके बाद में त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में तो आपको नाम पता है कि त्रिज्या योग, ठीक है। जैसे कि वर्त है, ये दो त्रिज्या है, और इसके द्वारा अपन इसको अलग कर देते हैं तो देखिए कैसा मान पड़ेगा। ये ऐसे काट के अलग बन जाएगा, ठीक है। त्रिज्या खंड दो त्रिज्याओं के माध्यम से किसी वर्त को दो त्रिज्याओं के माध्यम से उसको अलग कर दिया जाता है, वर्त से उसको पृथक कर दिया जाता है, तो जो भी स्थिति बनती है वो त्रिज्या खंड की बनती है। वापस एक बार ध्यान दीजिए, वर्तखंड में जीवा के माध्यम से, यानी किसी वर्त को एक जीवा के माध्यम से अपन अलग कर देते हैं तो जो दो भागों में बंट जाता है। जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घवृत्तखंड कहेंगे, और जो छोटा भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। लेकिन त्रिज्या खंड में आपको ध्यान रखना है कि दो त्रिज्याओं के द्वारा किसी वर्त को दो त्रिज्याओं के द्वारा उसको काट कर अलग कर दिया जाता है, या फिर उससे पृथक कर दिया जाता है। जो बड़ा भाग होता है उसको तो बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, और जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। और आपको अर्धवर्त के बारे में समझा दिया था कि जो किसी वर्त को व्यास से अपन अलग करते हैं तो व्यास के माध्यम से अलग करेंगे तो ये अर्धवर्त, दो अर्धवर्त बन जाते हैं, ठीक है। वापस वर्तखंड जीवा के माध्यम से, त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं के माध्यम से, और अर्धवर्त व्यास के माध्यम से अपन वर्त को अलग करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। तो इससे आपके लिए निर्माण होता है। वर्तखंड का पता चल गया आपको, दीर्घवृत्तखंड, लघुवृत्तखंड, त्रिज्याखंड और अर्धवर्त। नेक्स्ट देखिए, अगला स्टेप अपने आएगा, थोड़ा आराम से अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली आज भी, ठीक है। मैं पीछे लगभग अपने समाप्त होने जा रहा है, इसके बाद में प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले। आप देखिए नेक्स्ट है अपने वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें आपको पता है कि पाई बराबर क्या होता है, 22/7, ठीक है। पाई बराबर क्या हो जाएगा, 22/7। यहाँ फिर इसको लिख सकते हैं 3.1415, ये मान होता है इसका, ठीक है। जो भी प्रश्न में कहता है, अगर आपको प्रश्न में कह दिया जाए कि पाई के मान को 3.1415 रखना है तब तो आपको ये मान रखना है। अगर आपकी ये मान नहीं कहा दिया जाए प्रश्न में तो आपको डायरेक्ट लिखना है 22/7। पाई के दो मान होते हैं, इसको सॉल्व करने पर यही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि 3.1415 रखना है तब तो आपको ये मान रखेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पाई का मान रखेंगे अपन 22/7।
अब नेक्स्ट देखिए, और आर का तो पता ही है, आर बराबर क्या होता है, पाई तो आपको पता है 22/7 होता है, ठीक है। और आर बराबर होता है त्रिज्या, आर बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। और अगर कह दिया जाए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब इसमें आपको पता है 2 गुणा पाई का मान जो आपको पहले से बता दिया है, और आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या होती है, ठीक है। ये 2 सूत्र आपको मोस्टली याद रखने हैं, इसके बाद में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वर्त में यही है। इसके बाद में आपके इसी सूत्र पे आधारित है सभी, त्रिज्या खंड का ज्ञात करो, साइवर्त खंड का ज्ञात करो, ठीक है। इसी सूत्र पे आपके आधारित पूरा पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, अपन ने वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र πr² पढ़ा है, और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2πr पढ़ा है। अब इसमें आगे देखिए अर्धवृत्त की बात थोड़ी, अर्धवृत्त में देखिए जैसे कि ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त अपन को दिया गया। अगर अपन को क्षेत्रफल पूछे इसका, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल पूछे तो ये वृत्त का आधा होता है, ये पूरा वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल है उसका ये आधा हो जाएगा। तो ये जो πr² है, πr²/2, 2 का भाग देना तो क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वापस एक बार ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, इसका आधा भाग हो जाएगा अर्धवृत्त का, जो अपन व्यास से काटते हैं, ठीक है। तो आधा भाग हो जाएगा, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या है, πr² है, तो आधे का क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, आधा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इसका परिमाप पूछे, परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ का माप, ये वाला, अगर इसको अपन यहाँ से काट देते हैं तो ये बन जाएगा चारों तरफ का माप। तो पूरा माप तो होता है, इसमें 20 वाला प्रोसेस नहीं आता है, ठीक है। पूरा माप होता है उसमें 20 वाला प्रोसेस नहीं आता है, लेकिन आधा होता है तो उसमें 20 वाला भी आ जाएगा। आधा तो ये वृत्त का है, इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए पूरे वृत्त का अगर परिधि ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे तो यहाँ से लगाकर, पहले पूरा था 2πr, तो ये पूरा है, ठीक है। उसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये तो 2 का भाग देना था, ठीक है। लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी परिधि में साथ में आएगा, क्योंकि यहाँ से काटने पर तो यहाँ से परिधि जुड़ जाएगी। अगर ये काटा हुआ नहीं था तो परिधि यही थी, लेकिन ये काटने पर तो ये परिधि एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा ना, तो इसमें r और r क्या जुड़ जाएगा, 2r, क्या जुड़ जाएगा, 2r। तो देखिए 2 से 2 कट जाएंगे। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है πr+2r, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व कर सकते हो तो कर सकते हो, इसको आगे देखिए, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, r कॉमन ले लो, r बराबर 5+2, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए पूरी परिधि में 2 का भाग देने पर आधी परिधि रह जाएगी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। वापस इसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो ये भी परिधि के साथ में आ जाएगा। परिधि का अर्थ चारों ओर का माप, परिमाप ही होता है, चारों ओर का माप, ठीक है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ आधा भाग देना, तो 2 का भाग देना पर, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक लंबाई आ जाएगी पूरी, ठीक है। लेकिन ये जुड़ेगा नहीं, तो इसको 2r करके जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब परिधि का सूत्र बनेगा। अब 2 का भाग दिया, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, πr+2r, तो πr+2r, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, r अंदर क्या रहेगा, π+2, ये आपका सूत्र बन जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि जो कह सकते हो, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल में आप 2 का भाग देने पर आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगली बात करेंगे अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगली बात करेंगे त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल पूछे तो परिधि का जो क्षेत्रफल था, सॉरी वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, मान लीजिए आपके ये वृत्त है, ये आपके त्रिज्या खंड है, यहाँ पर ये कोई कोण है। ठीक है, ये कितना कोण बनता है उसको थीटा मान लो आप, और इसी का आपको क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर, तो आपके आंसर आएगा। जैसे कि अपने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था तो इसका भी सूत्र में पाई आर स्क्वायर तो लिखना ही है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो थीटा है ना, ये जो मान यहाँ पे आपको दिया होगा प्रश्न में, इस थीटा को यहाँ पे रख दो बटे 360। बस ये आपका सूत्र बन जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, वापस एक बार ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल है, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र के माध्यम से निकलेगा, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल वो ऐसा कैसे रहने दो। फिर इसके बाद में जो त्रिज्या खंड अपन बनाते हैं तो जो केंद्र में कोण बनता है उसको अपन थीटा मानेंगे, जो भी जैसे कि 60 डिग्री 70 डिग्री तो अपन यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, और जो केंद्र में कोण बनता है उसको थीटा मानेंगे, और इस थीटे को ऊपर रख दो और बटे में क्या कर दो 360 बात दे दो। ये आपके सूत्र बनेगा, ये बनेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद में अगर परिधि ज्ञात करनी है, अगर आपको परिधि ज्ञात करनी है या चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक चाप की लंबाई पूछो, साइड इसकी परिधि का, ठीक है, लंबाई पूछो, तो उसमें देखिए परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता था 2 पाई आर, और वो का वो प्रोसेस है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। ये आपके हो जाएगा इस सांप की लंबाई, इस परिधि को साइज का सांप को, यानी त्रिज्या खंड के सांप की लंबाई पूछे तो त्रिज्या खंड के सांप की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो 2 पाई आर, ये परिधि का भाग है तो परिधि का सूत्र रख दो 2 पाई आर, और केंद्र में कौन बढ़ता है थीटा, थीटा बटे 360 कर दो। ये आपके हो जाएगा सांप की लंबाई ज्ञात करने का, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वापस एक बार ध्यान दीजिए, डायरेक्टली आपको यही ध्यान रखना है कि चाप को जो परिधि का भाग होता है ना उसको चाप बोलते हैं। ठीक है, परिधि का भाग होता है उसको चाप बोलते हैं। ठीक है, तो चाप की लंबाई पूछे तब तो आपको पता है कि परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई आर, उसमें थीटा बटे 360 ही जोड़ना है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल पूछे तो आपके क्षेत्रफल का सूत्र पता ही है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसमें भी जोड़ना है थीटा, थीटा बटे 360 ही जोड़ना है, बाकी सूत्र तो वो का वही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके त्रिज्या खंड की परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है, ये परिधि को शायद सांप को एक ही बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए वृत्तखंड। वृत्तखंड में देखिए ये जैसे कि वृत्त है, ये वृत्तखंड बनना, यहाँ पे आपके ये जो है भाग, इसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो कोण बनता है, यहाँ से जो कोण बनता है उसका क्या करेंगे, यहाँ पे कोण का मान ज्ञात करेंगे, कोण बनेंगे। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर अपन को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे अपन, सूत्र क्या पड़ेगा इसका, वृत्त का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना है। छायांकित भाग यानी लघु वृत्तखंड का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें क्या सूत्र बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है अपन को, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, या फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल सकते हो,
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा यहाँ तक, इसमें से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वापस एक बार ध्यान दीजिए, ये त्रिज्याखंड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा अपन ने जो पहले पढ़ा है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज को हटा देंगे, इस त्रिभुज को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, इस छायांकित भाग यानी लघु वृत्तखंड या फिर वृत्तखंड आप कह सकते हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, अगर आपको ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। दो सूत्र आपके सामने। सबसे पहले प्रश्न आपको कह दिया जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो दीर्घ वृत्तखंड तो ये है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल घटा दो, तो दीर्घ वृत्तखंड तो ये है अपना। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है अपने को, तो पूरे वृत्त में से इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन घटाएंगे तो क्या इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का। अगर आपको इसी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज को अपन घटा देंगे, इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज को अपन हटा देंगे, तो शेष बचेगा वो आप क्या जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।